मेरे ऊपर छाई हुई गनूदगी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बता सकती थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या ला रहा है और उसका नतीजा क्या होगा और मैं किस अंजाम को पहुंचूंगा। वो वक्त अचानक और फौरन आ गया जैसे एक धमाका हुआ हो। पहले मुझे झोंपड़े के बाहर कदमों की आहटें सुनाई दी जो बड़ी तेजी से बढ़ती हुई झोंपड़ी के अंदर आ गईं। आगे वांग था जिसे देखकर मैं उठ बैठा। उसके पीछे वांग का दोस्त था और उसके पीछे वो दो आदमी थे जो मुझे कस्बे में मिले थे और दोनों इंटेलिजेंस के आदमी थे। मैं खड़ा हो गया और उन सब से हाथ मिलाया। उन चारों का अंदाज ऐसा दोस्ताना था जैसे मेरे साथ गपशप लगाने के लिए आए हों। इंटेलिजेंस के आदमी तो दोस्तों की तरह हंस रहे थे। मौलाना, उनमें से एक ने कहा, आपसे मिलने को बड़ा ही दिल बेताब हो रहा था। आपके इस दोस्त से कहा कि हमें अपने साथ ले चले। हम इसके मशकूर हैं कि ये हमें अपने साथ ले आया है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैंने कहा। आपने मेरी इज्जत अफजाई की। तशरीफ़ रखें। मेरे पास चारपाई नहीं, कुर्सियाँ नहीं। आपको फर्श पर बिठाते मुझे शर्म सी महसूस होती है। मैंने उन्हें यह ना कहा कि मेरे बिस्तर पर बैठ जाएं, क्योंकि मैंने बिस्तर में तकिए की तरफ राइफल छुपा रखी थी। वो चारों फर्श पर ही बैठ गए। मुझसे खैर खैरियत पूछी और अंदाज ऐसा ही था जैसे वो मेरी मोहब्बत के मारे यहाँ आए हैं। वो दोनों बारी बारी बातें तो मेरे साथ कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें झोंपड़े में यूं घूम फिर रही थी जैसे कुछ तलाश कर रही हों। आप गालिबन आगरा के रहने वाले हैं, उनमें से एक ने कहा। जंग ख़त्म हो तो कभी आगरा ताजमहल देखने आएंगे। आप अपना वहाँ का एड्रेस दे दें तो एक आध दिन आप यहाँ भी ठहरेंगे। बिस्मिल्लाह, मैंने कहा। ये तो मेरे लिए एक एजाज़ होगा। एड्रेस दे दूंगा, आप आएँ तो सही। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। चूंकि मुझे मालूम था कि ये किस साजिश के तहत आए हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि ये जो बातें कर रही हैं ये महज मेरे दिल के बहलावे के लिए कर रही हैं। झोंपड़े का एक कमरा और भी था जो उनके पीठ पीछे था। वो बार बार उस कमरे की तरफ देखते थे। आपने गालिबन राइफल भी रखी हुई है, एक ने कहा। रखी हुई थी, मैंने कहा। दरिया में फेंक दी। क्यों? उसने पूछा। दरिया में क्यों फेंक दी है? यहाँ जापानियों की एक पार्टी आ चुकी है, मैंने कहा। फिर गोरा रेजिमेंट की एक पेट्रोल पार्टी भी आई थी। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि कोई और पार्टी आ गई तो मेरे पास फौजी राइफल देखकर मुझ पर फौजी होने का शुबा न कर दे। मैंने ये राइफल रंगून की एक गली से उठाई थी। अपना एक फौजी मारा गया था। मैंने चूंकि वहां से निकलना था, इसलिए राइफल और उसका एमुनिशन वहां से उठा लिया। अब सोचा कि मैं एक दुकानदार और फिर इमाम, मैंने राइफल को क्या करना है। कुछ दिन हुए राइफल दरिया में फेंक दी थी। मैं जानता था कि मैं जो बयान दे रहा हूं उस पर उन्हें यकीन नहीं आएगा। वांग ने उन्हें मेरे मुतल्लिक सब कुछ बता रखा था। मेरे मुंह में जो कुछ भी आता मैं कह देता, लेकिन मैं सोच रहा था कि अपने दिफा के लिए कौन सी चाल चलूं। अभी तो मैं देख रहा था कि ये क्या कार्रवाई करेंगे। मेरी जवाबी कार्रवाई उनकी कार्रवाई के मुताबिक होनी थी। आपने देखा कि इनका झोंपड़ा कितना खूबसूरत है, वांग के दोस्त ने दोस्ताना अंदाज में कहा। उधर देखें, इसका दूसरा कमरा भी है। आप देखना चाहें तो ये कमरा भी देख लें, वांग ने कहा। यह कमरा तो इससे भी ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा है। मैं समझ गया कि वांग और उसका दोस्त उन्हें दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं। अभी उनका अंदाज दोस्तों जैसा था। मुझे मालूम था कि कुछ देर बाद ये रिवॉल्वर निकाल लेंगे और मुझ पर तान कर कहेंगे कि मैं ये कह दूं कि मैं इंडियन आर्मी का भगोड़ा हूं, और उसके बाद ये मुझे साथ ले जाएंगे। वो शायद मेरी राइफल ढूंढ रहे थे। वो तो तलाशी में भी राइफल ले सकते थे, लेकिन मुझे झूठा साबित करने के लिए वो जान गए थे कि मैंने राइफल छुपा रखी है और कहीं ना कहीं पड़ी मिल जाएगी। वो चारों उठे और एक दूसरे के पीछे दूसरे कमरे में चले गए। मैं तेजी से उठा। तकिए की तरफ बिस्तर के नीचे मेरी राइफल पड़ी हुई थी। मैंने राइफल निकाली और दबे पांव दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक तरफ होकर रुक गया। उस कमरे से मुझे हल्की सी यानी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। उसकी राइफल देखो कहाँ है। राइफल यहाँ है, मैंने दरवाजे में खड़े होकर कहा। पीछे देखो, अच्छी तरह देख लो। मैंने सेफ्टी कैच आगे करके राइफल कॉक कर ली थी। वो चारों दूसरे कमरे की सामने वाली दीवार तक पहुंच गए थे। छोटा सा तो कमरा था, मेरा ख्याल है बमुश्किल 5 गज लंबा होगा। चारों दीवार के साथ खड़े हो जाओ, मैंने कहा। हाथों को जरा सी भी हरकत ना हो। किसी ने जरा सी भी हरकत की तो राइफल से गोली निकल जाएगी। मैं फौजी हूँ, 1 सेकंड में 4 गोलियां ठिकाने पर फायर करना जानता हूँ। मौलाना, इंटेलिजेंस वाले एक आदमी ने कहा, ये आप हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं? ये मेरे दोस्त वांग से पूछे, मैंने कहा। ये तुम सब के साथ ही जाएगा। क्यों वांग, तुम तो बड़े अक्लमंद बने फिरते थे, लेकिन जरा से लालच और इन लोगों के धोखे में आकर तुम दोस्ती भी भूल गए। तुम्हारी कुंवारी बहन को मैं जब चाहता उस झोंपड़े में पूरी रात रख सकता था, लेकिन मैंने तुम लोगों की इज्जतों की हिफाजत की है। लेकिन तुम वही सांप निकले जो दरख्तों पर रहता है और धोखे में डस लेता है। आप किसी गलत फहमी में पड़ गए हैं साहब, वांग ने खसियाना सा होकर कहा। मालूम होता है आपको किसी ने कोई गलत खबर सुना दी है।
मैं मुखातिब तो वांग से था, लेकिन मेरी नजरें उन चारों पर लगी हुई थी। राइफल का बट मेरे कंधे के साथ और उसकी नाली उनकी तरफ थी। इंटेलिजेंस के एक आदमी को मैंने देख लिया। वो निहायत आहिस्ता आहिस्ता अपना दायां हाथ अपने नेफे की तरफ ले जा रहा था। उसने, बल्कि उन दोनों ने जरा तंग से पजामे पहन रखे थे और उनके ऊपर लंबी कमीजें थी। वो अपने आप को सिविलियन जाहिर करते थे। मैंने उसका हाथ ऊपर को हरकत करते देखा तो बड़े आराम से उसे शिस्त में लिया और ट्रिगर दबा दिया। धमाके से झोंपड़ा लरस गया। वो आदमी 2-3 सेकंड खड़ा रहा। उसके सीने से खून फूटा, फिर वो घुटनों के बल हुआ और एक तरफ को लुढ़क गया। गोली यकीनन उसके दिल में लगी थी, इसीलिए उसकी आंखें जल्दी पथरा गईं, वरना गोली सीने से पार हो जाए तो भी आदमी इतनी जल्दी नहीं मरता। बाकी तीनों पर सख्ता तारी हो गया। वोंग की जबान लड़खड़ाने लगी। वो मुझे दोस्ती का वास्ता देकर जिंदगी की भीख मांग रहा था। मैंने राइफल उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका और हुआ। फासला 5 गज भी नहीं था। गोली उसकी पेशानी से दाखिल हुई और खोपड़ी में से निकल गई। वो गिरा, जरा देर तड़पा और खत्म हो गया। बाकी वोंग का दोस्त और इंटेलिजेंस का जवान रह गए थे। दोनों ने इकट्ठे ही बोलना बल्कि गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि उन दोनों को मैं बख्श देता। मैंने तो यहाँ अब रहना ही नहीं था। इंटेलिजेंस के जवान ने गालिबन ये सोचा होगा कि मरना तो है ही, क्यों ना वो अपने दिफा के लिए कुछ करे। उसे अपने मुतालिक गालिबन ये खुशफहमी थी कि वो बड़ी तेजी से रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर गोली चला लेगा। वो बड़ी ही तेजी से हाथ कमीज के अंदर ले गया और इसके साथ ही मेरी राइफल ने एक गोली और उगली, जो उसके सीने में भी ना लगी और सर में भी ना लगी, बल्कि दरमियान में ठोड़ी के नीचे लगी और शह रगमे से पार हो गई। वो आखिर फौजी था और जवान भी था। उसने गोली खाकर भी रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने उसका वो हाथ सीधे ना होने दिया। राइफल जरा नीचे करके उसके हाथ को शिस्त में लिया और गोली चला दी। उस वक्त उसका हाथ उसकी नाफ के करीब था। गोली उसके हाथ में से निकलकर उसकी नाफ से भी पार हो गई। उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर पड़ा और फिर वो अपने साथी की लाश पर गिरा। अब वांग का दोस्त रह गया था। वो मौलाना मुझे माफ कर दो कहता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। मैंने उस पर गोली नहीं चलाई, बल्कि बेवेंट फाइटिंग यानी संगीन बाजी के तरीके से राइफल का बट नीचे किया और बट को कोहनी के नीचे ले गया। वो शख्स एक कदम मेरे करीब आ गया था। उसने मेरे कदमों में गिरना था, लेकिन मैंने जंप लेकर बट जो मेरी कोहनी के नीचे था पूरी ताकत से उसके मुंह पर मारा। ये चोट कोई कितना ही सख्त जान क्यों ना हो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो शख्स चोट खाकर पीछे हटा। उसका सर डोल रहा था। मुझे उस पर ऐसा गुस्सा था कि मैंने उसे गोली मारने के बजाय पीछे हटकर और वहां से जंप लेकर संगीन उसके सीने में उतार दी। वो दीवार के साथ लगा, फिर गिरा। मैंने संगीन खींची और फिर जंप लेकर उसके सीने में उतार दी। इसी तरह एक और बार संगीन उसके सीने में उतारी और फिर खींच ली। मैंने इंटेलिजेंस के दोनों जवानों की कमीजें सामने से हटाकर देखा। दोनों ने नेफों में रिवॉल्वर उड़से हुए थे। ये रिवॉल्वर मेरे किसी काम नहीं आ सकते थे, लेकिन ये ख्याल आ गया कि मैं जापानियों के पास जा रहा हूँ। ये रिवॉल्वर साथ ले चलूं और उन्हें देकर कहूंगा कि ये मैंने इंटेलिजेंस के 2 आदमियों को मार कर लिए थे। अंग्रेज पायलट के रिवॉल्वर भी मेरे पास था। मैंने दोनों के रिवॉल्वर निकाल लिए। चारों आदमी जो मुझे पकड़कर साथ ले जाने आए थे मर चुके थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं इनसे बच गया। आज अगर कोई मुझे कहे कि मैं किसी को इस तरह मार डालूं तो मैं इसके तस्वुर से ही कांप उठूंगा। वो माहौल कुछ और था। वहाँ कोई कानून और कोई ज़ाब्ता नहीं था। कानून उसका था जिसके हाथ में राइफल या मशीन गन थी। चूंकि दाव मेरा चल गया था, इसलिए मैंने चारों को मार डाला। वो किसी गलत फहमी या इस खुश फहमी में मारे गए कि वो 4 हैं और मैं अकेला हूँ और बेखबर भी हूँ। बहरहाल मैंने कभी भी अपने आप को हीरो नहीं समझा। अल्लाह का शुक्र कदम कदम पर अदा किया है, जिसकी ज़ाते बारी ने मेरी अकल को रोशनी दी और मैंने दुश्मन पर काबू पा लिया। मुझे अब वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए था। इंटेलिजेंस के ये 2 जवान आदमी अपनी मर्जी से मेरी बस्ती में नहीं आए थे। फौज का एक डिसिप्लिन और एक तरीक़ाकार होता है। उन्होंने अपने दफ्तर में ये रिपोर्ट दी होगी कि वो फलां आदमी के साथ फलां जगह एक मशकूक आदमी को पकड़ने के लिए जा रही हैं। उन्हें रात तक वापस चले जाना चाहिए था। ना जाने की सूरत में उनके ऊपर वालों को परेशानी लाहक होनी थी और उन्होंने कुछ फौजी यहाँ भेजने थे कि देखें वो 2 आदमी कहाँ गायब हो गए हैं। ये सब कुछ सोचकर मेरा बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाना मेरे लिए बेहतर था। मैंने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। मेरी फौजी पतलून और कमीज मेरे पास मौजूद थी। मैंने सिविलियन कपड़े उतार कर वर्दी पहन ली। फौजी चप्पल जो पिशावरी चप्पल जैसी थी वो भी पहन ली। मैं जब झोंपड़े से बाहर निकला तो मैंने 3 रिवॉल्वर और पतलून में उड़से हुए थे और राइफल कंधे से लटका रखी थी। गोलियों के धमाके सुनकर बस्ती की सारी आबादी बाहर निकल आई थी। झोंपड़े के सामने उस्मान खड़ा था और उसके साथ अंगसोन था और उनके पीछे 4-5 सरकर्दा आदमी खड़े हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने उस्मान और अंगसोन को इशारा किया कि वो मेरे पास आ जाएं। मैं जाहिर नहीं करना चाहता था कि अंगसोन ने मुझे पहले से खबरदार कर दिया था।
मैंने सोच लिया था कि ऐसा ना हो कि वोंग के रिश्तेदार या दोस्त अंगसोन के दुश्मन बन जाए। क्या हुआ साहब? उस्मान ने पूछा। ये गोलियां किसने चलाई थी? क्यों चलाई थी? ये लोग मुझे पकड़ने आए थे, मैंने जवाब दिया। मेरा दाव चल गया और मैंने वोंग, उसके दोस्त और उनके साथ आए हुए 2 आदमियों को गोली मार दी। ये सब अंग्रेजों के जासूस थे। इन्हें वांग अपने साथ लाया था। मुझे पता चल गया कि इन्होंने वांग को इनाम का लालच दिया था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को सारी उम्र नहीं भूलूंगा। आपने मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी है, लेकिन वांग धोखेबाज निकला। मेरा अल्लाह आप सबकी हिफाजत करेगा। अगर जिंदगी हुई तो हो सकता है कि फिर कभी हमारी मुलाकात हो। मैंने उन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया। उस्मान और अंगसोन ने मेरे साथ हाथ मिलाया। मैं बहुत जल्दी में था। मिलिट्री पुलिस के आने का खतरा था। उस्मान ने कहा कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि अब मैं मजबूर हो गया हूं। इतना कहकर मैं वहां से चल पड़ा और वो लोग वहीं खड़े रहे। मैं रास्ते से हटकर झाड़ियों की तरफ हो गया। कुछ दूर पहुंचकर पीछे देखा। बस्ती के लोग वहीं खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने रुककर और पीछे मुड़कर दोनों बाजू बुलंद करके लहराए। सब ने अपने बाजू उसी तरह लहरा कर मुझे अलविदा कहा। हकीकत यह है कि उन लोगों से रुखसत होकर मुझे अच्छा खासा अफसोस हुआ था। उनके साथ जिंदगी के बहुत से दिन बड़े ही सुकून और प्यार से गुजरे थे। ये जमीन जो दरिया तक जाती थी कुछ ढलानी थी। मैं कुछ और आगे गया और पीछे देखा तो मुझे सिवाय दरख्तों और झाड़ियों के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस्ती और बस्ती वाले नजरों से ओझल हो गए थे। मैं और आगे बढ़ा तो अचानक एक झाड़ी को बड़ी जोर की हरकत हुई। मैं चौंक कर रुक गया और कंधे से राइफल उतारने लगा, लेकिन मेरा हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि झाड़ी के पीछे से 2 लड़कियां उठी थी। एक तान्नी थी और दूसरी वांग की बहन। वो पहलू बा पहलू चुपचाप खड़ी मुझे देखने लगी। मुझे गिरफ्तारी से बचाने वाली ये 2 लड़कियां थी। वो मेरी जबान नहीं समझती थी और मैं उनकी नहीं समझता था। मैं बाजू फैलाकर उनकी तरफ बढ़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई और मेरे बाजुओं में सिमट गईं। मैंने उन्हें बड़ी जोर से अपने साथ लगा लिया और कुछ देर अपने बाजुओं में लिए रखा। उनकी जवानी और उनका हुस्न मुझे आज भी याद है। मुझे यह भी याद है कि उस वक्त मेरी जहनी और जज्बाती कैफियत क्या थी। मैंने उन दोनों को बाजुओं में लेकर अपने गाल बारी बारी उनके सरों पर रखे। उनके रेशमी बालों ने मुझे अजीब सा सुकून दिया। मुझे महसूस हुआ कि दोनों सिसक रही हैं। मैंने उन्हें अपने बाजुओं से निकाला और उनके सरों पर और फिर चेहरों पर हाथ फेर कर कहा कि उन दोनों ने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं उनका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। वो चुपचाप मुझे देखती रहीं और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता था कि वो मेरी जबान से निकला हुआ एक लफ्ज भी नहीं समझ सकती, लेकिन मैंने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा किया। मैं जान गया था कि ये किसी और तरफ से आकर यहाँ छुप गई थी। उन्हें मालूम था कि मैं उनके आदमियों को मारकर मोटर बोट तक जाऊंगा। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार जबान से नहीं आंसुओं से किया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उन्हें समझा नहीं सकता था कि मैं जल्दी में हूँ। मैंने एक बार फिर बाजू फैलाए तो वो मकनातीस की तरह खिंची हुई मेरे साथ आ लगी और फिर मैं उनसे रुखसत हुआ। दूर आगे जाकर मैंने पीछे देखा। वो वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने बाजू लहराए तो उन्होंने भी बाजू लहरा कर मुझे रुखसत किया। वहां से मैं दौड़ता हुआ नीचे गया। जब मैं मोटर बोट तक गया और ऊपर देखा तो लड़कियां मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटर बोट का रस्सा खोला जो करीब के एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। मैंने रस्सा मोटर बोट में फेंका और कूद कर मोटर बोट पर चढ़ गया। बोट पहली ही ट्राई में स्टार्ट हो गई। मैंने बड़ी एहतियात से व्हील को संभाला और बोट को वहां से निकाल कर ले आया जहां छुपा कर रखी थी। जिंदगी में यह पहला मौका था कि मोटर बोट के व्हील पर खड़ा हुआ था और यह भी पहला मौका था कि मैं इतने ज्यादा सैलाबी और इतने ज्यादा चौड़े और मुंह जोर दरिया में उतरा था। मैंने अंगसोन की हिदायत के मुताबिक बोट को दरिया के किनारे के साथ रखा, लेकिन इतना करीब भी नहीं कि बेकाबू होकर किनारे से टकरा जाए। किनारे के साथ साथ पानी पुरसकून था। मुझे फायदा ये हासिल था कि दरिया के बहाव के साथ जाना था। अगर कहीं इंजन बंद हो जाता या तेल खत्म हो जाता तो बोट में रुकना नहीं था। मैंने रफ्तार तेज कर दी। बहुत दूर तक दरिया का कोई मोड़ नहीं था। मैंने व्हील को अच्छी तरह संभाले रखा और बोट को दाएं बाएं ना होने दिया। मुझे अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं था। मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया था। मंजिल तो बात की बात थी। मैं जब दरिया की तरफ देखता था तो कुछ घबराहट सी तारी हो जाती थी। दरिया के वस्त में ऐसी मुंह जोर मौजें उठ रही थी जिन्हें पार करना मुमकिन दिखाई नहीं देता था। इसके साथ सैलाब का ऐसा शोर कि बोट के इंजन की आवाज़ उसमें दब गई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं 2 मील से कुछ ज़्यादा फासला तय कर चुका था। आगे मामूली सा मोड़ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं घबरा जाता या रफ्तार कम करता। ये मोड़ मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दरिया का पाट बहुत चौड़ा था। मैं उस मोड़ से आगे निकल गया तो मुझे कुछ ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई चीज़ बोट के नीचे लग रही हो और बोट का पट कहीं से रगड़ा जा रहा है। मैंने ये भी महसूस किया कि बोट की रफ्तार उतनी नहीं रही जितनी मैंने रखी थी।
मैंने पीछे देखा तो बोट के पीछे मुझे कीचड़ सा उड़ता नजर आया। तब मैंने महसूस किया कि बोट किनारे पर चढ़ गई है और किनारा दरिया में डूबा हुआ है। दाएं तरफ मुझे कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। बोट का प्रोपेलर पीछे से जमीन पर लग रहा था, बल्कि उसने जमीन को काटना शुरू कर दिया था। मैंने व्हील को फौरन बाएं तरफ किया और फिर पीछे देखा तो अब कीचड़ नहीं उड़ रहा था और इसके साथ ही बोट बहुत तेज हो गई। तब मुझे अकल आई कि मैं तो जमीन पर बहुत ही कम गहरे पानी में बोट चलाता रहा हूँ। अब मुझे और ज्यादा मोहतात होना था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई बड़ा पत्थर नहीं आ गया था, वरना वो प्रोपेलर का एक आध ब्लेड तोड़ देता या तीनों ब्लेडों को टेढ़ा कर देता। मैं दरअसल दरिया के वस्त में जाने से घबरा रहा था, जहां पानी का जोश बड़ा ही डरावना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और बोट को वस्त की तरफ ले गया और वहां से उसको सीधा कर लिया। अंगसोन ने बताया था कि आगे जाकर पार्ट बहुत चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हुआ यह कि आगे पार्ट और ज्यादा तंग हो गया और दोनों तरफ चट्टानें नजर आने लगीं। वहां तो पानी का इस कदर जोश था जैसे ये बोट को निगल ही लेगा। दूसरी दुश्वारी ये थी कि वहां दरिया का मोड़ ज्यादा था। मैंने उस जोशीले और खतरनाक पानी से निकल जाने का ये तरीका इख्तियार किया कि बोट की रफ्तार और तेज कर दी। क्योंकि यहाँ पार्ट खासा तंग था और किनारों पर चट्टानें दरिया को रोके हुई थी, इसलिए वहां दाएं से बाएं तक मौजें उठ रही थी और यूं लगता था कि जैसे ये पानी की मौजें नहीं बल्कि गदले पत्थरों की चट्टानें खड़ी हैं। वहां तो सैलाब का जोर और ज्यादा बुलंद और खौफनाक हो गया था। मेरी हालत अब ये थी कि बोट बहुत ही तेज थी और आगे चट्टानों जैसी मौजें थी और यूं लगता था जैसे मैं खुदकुशी करने की नीयत से चट्टानों से टकराने जा रहा हूं। बोट जब वहां तक पहुंची तो इतनी ऊंची मौज या लहर को काट कर निकल जाने के बजाय ऊपर चली गई। मेरे हाथ से व्हील छूट गया और मैं पीछे जा गिरा। पानी इस तरह ऊपर से बोट में आया जैसे बोट पानी के अंदर चली गई हो और सारी कहानी ही खत्म हो गई हो। बोट ऊपर जाकर नीचे को गिरी। मैं भी उठ ही रहा था कि पीछे से मैं यूं आगे को फेंका गया कि मेरा सीना व्हील के साथ जा लगा और पसलियों पर अच्छा खासा दबाव पड़ा। चंद सेकंड के लिए तो मेरा दम घुट गया। बोट एक बार फिर उसी तरह ऊपर गई और मैं फिर पीछे जा पड़ा। फिर वही अमल दोहराया गया कि मैं पीछे से झटका खाकर व्हील पर जा पड़ा। बाद में मुझे ख्याल आया कि ये अच्छा ही हुआ था कि मैं व्हील से पीछे जा पड़ा था। अगर मैं व्हील को मजबूती से पकड़े रखता तो हो सकता था कि वो दाएं या बाएं मुड़ जाता और बोट तेजी से एक तरफ मुड़ते उलट जाती। दरिया ने खुद ही बोट को अपने काबू में बल्कि अपने रहमो करम पर रखा था। 4 मरतबा ऐसे ही हुआ और मेरा जिस्म इस तरह हो गया जैसे किसी बहुत बड़ी ताकत ने मुझे उठा उठाकर पत्थरों पर फेंका हो। मेरा जोड़ जोड़ दर्द करने लगा। कुछ देर के लिए तो मुझे नजर ही कुछ ना आया। मौजों का पानी बड़ी जोर से मेरी आंखों में पड़ा था। मैंने आंखें मली और अब जो सामने देखा तो दरिया बाएं को मुड़ रहा था और आगे अंगसोन के कहने के मुताबिक पार्ट बहुत ही चौड़ा हो गया था।